जय हिंद साथियों, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू, आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक। आज हम केंद्रक के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का मजेदार वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि केंद्रक क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रक क्या होता है, यहां पर पहले बात आता है। तो देखिए यहां पे केंद्रक को कंट्रोल रूम या फिर नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। किसका कहा जाता है भाई? अब यहां पे केवल इतना ही जानना है कि केंद्रक को कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। और आपको पता है कि कंट्रोल या नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? जहां पे कुछ हो रही क्रियाओं को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, या कुछ हो रहे कार्यों को क्या किया जाता है? कंट्रोल या नियंत्रित या फिर कह सकते हैं कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये कौन सा रूम है और कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और इन्हीं कोशिका में क्या होता है कि एक गोलाकार छोटा सा, ठीक है ना, जीवद्रव्य से घिरा हुआ या फिर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ एक संरचना पाया जाता है। ठीक है ना, गहरे रंग का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। आपको पता है कि कोशिका जो है क्या होता है कि जीवों का बुनियादी होता है, यानी कि जितने भी जीवधारी होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। और इसी कोशिका के अंदर क्या होता है कि केंद्रक मौजूद होता है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी खोज की। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किया था। किस सन में किया था? सन 1831 में किया था। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है ना। ये आर्किड के कोशिकाओं में किया था। ठीक है। अब हम फिर बात करते हैं कि इसकी परिभाषा का, यदि आपको इसका परिभाषा दिया जाए, हमने तो यहाँ आपको बता दिया है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से इसका परिभाषा दिया जाए तो कैसे दिया जाएगा? तो यहाँ पर दे दिया कि कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य, यानी कि जो कोशिका होता है, ठीक है ना, ये कोशिका है और कोशिका के ये भीतरी हिस्सा है। ठीक है ना। कह रहा है कि से घिरा हुआ बीच में गोल आकृति का तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है। यानी कि ये जो कोशिका द्रव्य है, इसमें पाए जाने वाले द्रव्य को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ एक गोल संरचना को देखिए, यहाँ पर गोल आकृति तथा गहरे रंग के विशेष भाग होता है। एक गहरे रंग का क्या होता है? विशेष भाग होता है। ये यहाँ पर आपको दिखा दिया गया कि ये गहरे रंग का एक विशेष भाग है। यदि हम कोशिका को क्या करें कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें इसके ऑर्गन्स को, तो इसमें सबसे पहले गहरे रंग का कौन सा दिखाई देगा? केंद्रक ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है, से घिरा हुआ बीच में गोल आकृति का तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है। गहरे रंग का विशेष भाग होता है, ठीक है ना, जिसे केंद्रक या नाभिक या फिर न्यूक्लियस कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक या न्यूक्लियस या फिर केंद्रक कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए हम इसकी अगर संख्या की बात करें कि एक कोशिका में इसकी संख्या कितनी होती है, तो एक कोशिका में केवल एक ही संख्या होती है। लेकिन कुछ ऐसे पादप होते हैं या फिर कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ पादप जैसे शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, जिनमें क्या होता है कि एक से अधिक केंद्रक मौजूद होते हैं या फिर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो कुछ शैवाल होते हैं, ठीक है ना, कुछ कवक होते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, जिनमें क्या होता है कि जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक एक से अधिक पाया जाता है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक एक से अधिक पाया जाता है उसे बहुकेंद्रकीय कोशिका कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है कि केंद्रक क्या, अगर हम बात करें अपवाद स्वरूप, ठीक है ना, कि केंद्रक किस कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, तो यहां पर दे दिया है कि आरबीसी में अनुपस्थित होता है। आरबीसी का मतलब हुआ रेड ब्लड कार्पोसेस, जो हमारी जो लाल रक्त कणिका है, ठीक है ना, उनमें जो है उनकी कणिकाओं में या उनकी कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी संरचना पे। ठीक है ना, कि इसकी संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य है। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसका एक स्पष्ट रूप से संरचना दे दिया गया है केंद्रक का, ठीक है ना, जो मैं अपने हाथों से इसको बनाया हूं। ठीक है ना। चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये होता है कि इसके चारों तरफ
क्या होते हैं, झिल्ली के अस्तर लगे होते हैं, ठीक है ना, जो इसको कवर्ड करते हैं, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली है, ये 2 भागों में बटा होता है। मतलब कि केंद्रक झिल्ली देखने पर एक प्रतीत होता है, लेकिन ये 2 झिल्ली आपस में चिपके हुए पाए जाते हैं। चिपके हुए क्या पाए जाते हैं, मतलब उसमें थोड़ा खाली स्थान भी होता है। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है 2 झिल्ली होते हैं, जिसको कहा जाता है अंदर की तरफ जो होता है उसको कहते हैं भीतरी केंद्रकीय झिल्ली कहते हैं। यानी कि भीतर की तरफ जो पाया जाता है उसको भीतरी केंद्रकीय झिल्ली कहा जाता है, ठीक है ना। और जो बाहर की तरफ होता है उसको कहते हैं बाहरी केंद्रकीय झिल्ली, ठीक है ना। ये दोनों झिल्ली क्या करते हैं कि इसको कॉम्पैक्ट रखते हैं, चारों तरफ से इसकी आकृति को बना करके रखते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर ये परिकेंद्रकीय अंतराल। परिकेंद्रकीय अंतराल क्या है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो भीतरी जो केंद्रकीय झिल्ली है और बाहरी जो केंद्रकीय झिल्ली है, उसके बीच की जो खाली स्थान दिखाई देती है, ठीक है ना, बीच में जो खाली स्थान दिखाई देती है लगभग 150 से 400 एंगस्ट्रॉम की होती है ये, ठीक है ना। तो ये जो खाली स्थान दिखाई देती है इसको हम क्या कहते हैं, परिकेंद्रकीय अंतराल कहते हैं। अब आइए ऊपर की तरफ, देखिए बाबू, इस केंद्रक के अंदर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस केंद्रक के अंदर समूचे पदार्थ को, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर न्यूक्लियो का मतलब होता है केंद्रक और प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य, यानी कि केंद्रक द्रव्य, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, यानी कि इस केंद्रक के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पाया जाता है इसमें, देखिए, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, लिपिड भी पाया जाता है और अदर सबस्ट्रेट भी मौजूद होते हैं। लेकिन सुचारू रूप से मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात कर लें कि केंद्रक द्रव्य में किसकी मात्रा या किसकी मात्रा ज़्यादा कहा जाता है, तो हम बात कर लेते हैं आरएनए और डीएनए की। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, लगभग एंजाइम भी पाया जाता है, परंतु थोड़ा कम पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें नीचे की तरफ जब हम आएंगे, ठीक है ना, तो यहां पर दे दिया यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का मतलब होता है कि सत्य क्रोमेटिन, ठीक है ना। यहां पर दे दिया है कि देखिए ये वाला जो गोल वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इसको कहते हैं केंद्रिका। इसको क्या बोलते हैं बाबू, केंद्रिका बोलते हैं। लेकिन केंद्रिका के चारों तरफ कुछ तंतुमय भाग दिखाई देते हैं जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन धागा कहा जाता है या फिर यूक्रोमैटिन धागा कहा जाता है। ये क्या करता है कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यानी कि ये जब कोशिका विभाजन होती है, ठीक है ना, तो इसमें जो क्रोमैटिन धागा होते हैं, ठीक है, वो विभाजित होकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अगर हम बात कर ले कि ये क्या चीज़ का बना होता है, तो क्रोमैटिन धागा आरएनए, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन वगैरह का बना होता है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं कि ये इनमें कुछ जीन पाए जाते हैं। जीन इज अ फैक्टर, यानी कि जीन एक फैक्टर होता है जो अनुवांशिक लक्षणों को अपने अंदर निहित करता है। और अनुवांशिक जो लक्षणों को निहित करता है वही क्या करता है, अगले पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि ये अनुवांशिक लक्षणों को वाहक कराता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, ये पहुंचाता है, ठीक है ना। अगर इसी में अगर बात कर लिया जाए कि क्रोमैटिन इसके अंदर अगर पाया जा रहा है, जैसे केंद्रिका के अंदर कुछ खाली स्थान होते हैं, अगर उसके अंदर पाया जाता है तो उस जो है क्रोमैटिन धागा को हम क्या बोलते हैं, यहां पर दे दिया है परिकेंद्रकीय क्रोमैटिन कहते हैं। अगर थोड़ी सी अगर इसमें अगर अंदर पाए जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परिकेंद्रकीय क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है ना। अगर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है कोई क्रोमैटिन तो हम उसको क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है ना। इन सभी को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। यहां पर भी दे दिया है कि अंतरा केंद्रकीय क्रोमैटिन। देखिए यहां पर भी दिया है कि अंतरा केंद्रकीय क्रोमैटिन, तो इसके अंदर जो कुछ खाली स्थान हो जाते हैं, किसके अंदर, केंद्रिका के अंदर, तो उसमें अगर क्रोमैटिन धागा पाया जाता है तो हम उसका नाम देते हैं क्या, अंतरा केंद्रकीय क्रोमैटिन। लगभग सबका एक ही कार्य होता है, जो कोशिका विभाजन के बाद क्या करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण कर और क्या करते हैं कि अगले पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। किसको पहुंचाते हैं, अनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि अगर हम बात कर ले केंद्रिका के बारे में, ठीक है ना, तो केंद्रिका क्या होता है कि अर्धचंद्राकार होता है, मतलब चंद्र के आकार का होता है, कुछ आधा यानी कि कुछ खाली स्थान भी इसमें पाए जाते हैं, इसलिए क्यों अर्धचंद्राकार कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है
सबसे पहले इसमें आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। परंतु इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि ये राइबोसोम का सिंथेसिस कराता है, ठीक है ना। राइबोसोम्स का मतलब कि आरएनए का सिंथेसिस कराने का कार्य करता है। इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि ये एक साथ मिल करके आरएनए के साथ मिल करके, ठीक है ना, राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो आरएनए के साथ मिल करके क्या करते हैं कि यहाँ पर आरआरएनए का निर्माण कराते हैं, ठीक है ना। आरआरएनए का निर्माण मतलब क्या हुआ कि राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए का कार्य होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना है। यानी कि लगभग हम बात कर लें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करता है, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कराता है ताकि अधिक से अधिक प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, ठीक है ना। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केंद्रक छिद्र के बारे में। कहीं कहीं पर जगह जगह पर क्या होता है कि छिद्र भी पाया जाता है। तो इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं या फिर न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है कि कोशिका के अंदर, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर पोर हमने बना दिया, कोशिका के अंदर पाए जाने जो पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, वो उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और ये छिद्र का कार्य होता है कि केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य की तरफ और कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य की तरफ क्या करता है? ये पदार्थों का आदान प्रदान कराता है, यानी कि इधर उधर भेजता है। जिसमें कमी होती है उसको वो क्या करता है? पूरा करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से केंद्रक छिद्र का कार्य हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो बाहरी सतह होती है, केंद्रक झिल्ली की जो बाहरी सतह होती है, ठीक है ना, उस पे क्या पाया जाता है? ER, मतलब ER का ही कवर्ड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जाना जाता है हिंदी में, ठीक है ना। तो इसके चारों तरफ यह पाया जाता है। और अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है कि 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है RER होता है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक होता है SER यानी कि क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार का होता है, यानी कि जो सफ होगा उस पर क्या होगा कि कुछ कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी, खाली होगा। यानी कि आंतरिक भाग में देख रहे हैं कि ये खाली है, और बाहर की तरफ क्या है, इस पर कुछ कणिकाएं पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये राइबोसोम्स क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का स्थल कहा जाता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो हम केंद्रक के कार्य के बारे में समझ लेते हैं बाबू। देखिए, इसका अगर कार्य की बात करें तो सबसे पहले ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, ठीक है ना। और दूसरे इसके कार्य हो जाता है कि इसमें पाया जाने जो क्रोमैटिन होता है या हेट्रोक्रोमैटिन होता है, ठीक है ना, या फिर यूक्रोमैटिन होता है, ये कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्र का निर्माण करता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है ना। इसका तीसरा कार्य हो जाता है कि कोशिका में हो रहे जितने मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती हैं, जितनी भी क्रियाएं कराई जाती हैं, ठीक है ना, ये इसी के द्वारा नियंत्रण और नियंत्रित किया जाता है। और नियंत्रण और नियंत्रित करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो चलन होता है, यानी कि जो भी क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? तो मस्तिष्क करता है। उसी तरह से क्या है कि इसमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो केंद्रक के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है या कंट्रोल रूम कहा जाता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको जो है केंद्रक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।